طلبہ میرے دیش کے طلبہ زندہ ہے طلبہ زندہ ہے طلبہ زندہ ہے طلبہ الحمدللہ پنڈال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد ہماری بہنیں جو ہیں وہ بھی پہنچ رہی ہیں اور ہمارے بھائی بھی جو اسلام آباد قرب و جوار سے یہاں تشریف لا رہے ہیں. اپنے آپ کو منظم رکھنا ہے, کسی قسم کی سستی اور کاہلی کو ہم نے قریب نہیں آنے دینا. انشاءاللہ ہم اپنی ڈیمانڈز, ہم اپنے مطالبات, ہم اپنے رائٹس لیے بغیر یہاں سے نہیں جانے والے انشاءاللہ. ہم محترم ڈاکٹر طاہر محی گنڈا پور صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ Hello.
हेलो अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बनके छाएगा, ये खिस्सा इनकलाबी है, नई दुनिया बनाएगा। बात करनी है अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईशागिर्द एंड ACA अली कोचिंग एकेडमी। अच्छा, अब ये आज हमारा 4th डे है, ठीक है, डी चौक पे। अभी मैं जा रहा हूँ मोइन भाई के पास फ्रॉम मोइन पब्लिकेशन। उनसे आज की अपडेट्स लेंगे, क्या क्या अपडेट्स हैं और क्या सीन है। अभी धरना पीछे तो मैंने आपको दिखाया है। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, हम लाइव हैं ईशागिर्द से। अच्छा सर, बताएं कि आज हमारा 4था दिन है। जी जी ठीक है, तो क्या अपडेट्स हैं आज की? जैसे कि मुझे जहाँ तक पता है, कल मैं आया था, कल हमने यहाँ अपडेट्स थी कि शेख रशीद साहब को हमारी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो दे दी गई थी जी, कि क्या डिमांड्स हैं हमारी जी जी स्टूडेंट्स के बिहाफ पे जो आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी जी बिल्कुल। और अब उससे आगे क्या प्रोग्रेस है आज की? वो हमने कल का दिन दिया हुआ है, कल 4 बजे तक। अच्छा, कल 4 बजे तक, 29 तारीख जुमेरात के 29 दिन 4 बजे तक टाइम दिया हुआ है। अगर हुकूमत की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, पहले तो हमको उम्मीद है इंशाल्लाह वो मसला हल कर लेंगे, फिर हम PM हाउस की तरफ जाएंगे। अच्छा यहाँ से ये धरना पीसफुली PM हाउस के सामने मुंतकिल हो जाएगा। और कल तादाद भी इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आ रही है, इकतबास से मुख्तलिफ 4 सूबे से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो कल फिर अगर यहाँ पर तलबात मंजूर नहीं होती, अच्छा, कल 4 बजे तक की डेडलाइन है वेडनेसडे। ठीक, उसके बाद हम फिर यहाँ अपना ये धरना PM हाउस के सामने अच्छा, मुंतकिल करेंगे। ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक परसेप्शन है कि लोग कहते हैं कि यार जिनके मार्क्स अच्छे नहीं है जस्ट वही स्टूडेंट आए हुए हैं या जस्ट वही स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस तरह के ये देख रहे हैं, मेरे ख्याल में तकरीबन हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं। जी सही। इससे पहले KP में थे, इससे KPK पहले में हमने 15 को प्रोटेस्ट किया है। एग्जैक्टली 15 में उस वक्त तक इतने टेस्ट भी नहीं हुए थे। हमने ये एफर्ट 5 तारीख से शुरू किए, 5 तारीख से, क्योंकि उस वक्त तक जितने काबिल स्टूडेंट होते थे हमें मैसेज किया करते थे कि हमारा रिजल्ट हमारी उसके मुताबिक नहीं आया। आपको आज ही की एक बात मैं बताता चलूँ। आज हमें एबटाबाद से एक टीचर ने कॉल किए, वो कह रहे थे कि हाल में आज जिन स्टूडेंट्स के आउट ऑफ कोर्स MCQs थे उनको ऑप्शन दे रहे थे कि हम ये क्वेश्चन हम चेंज करके दे रहे हैं, कोर्स के मुताबिक दूसरे क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो ये तो उन स्टूडेंट के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है जिनके टेस्ट पहले हुए हैं।
आज जो क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स आए थे टेस्ट में तो वो स्टूडेंट्स को चेंज करके दे रहे थे, और वहाँ से उस हाल के जो मार्क्स आ रहे हैं तो वो टीचर कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के 175 मार्क्स आए हुए हैं, और जो हमारे पहले के स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने स्टार्ट में टेस्ट दिए हैं तो उनके मार्क्स कम आए हैं। हम कोई वो तो नहीं कर रहे, हम तो एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी की, हम जिस तरह इमरान खान ने वादा किया था कि मैं यहाँ इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी लाऊंगा, एग्जैक्टली। हाँ, तो हम एक ट्रांसपेरेंट टेस्ट की बात कर रहे हैं। हम कोई ये तो नहीं कह रहे कि स्टूडेंट्स को मार्क्स दे दें या स्टूडेंट जो फेल हुए हैं तो उनको आप ग्रेस मार्क्स दें, हमने कोई ऐसी बात नहीं की। हम कह रहे हैं या तो रीचेकिंग प्रोवाइड कर दें ताकि तमाम स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिले, तमाम स्टूडेंट्स को ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंश्योर हो। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक गलतफहमी फैलाई जा रही है। ये PMC की जो अपने बंदे हैं वो गलतफहमी फैला रहे हैं कि ये वही स्टूडेंट्स हैं जो नालायक स्टूडेंट्स हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पिछले साल 160-170 मार्क्स आए थे और इस साल सिर्फ 20 नंबर आए हैं, तो क्या स्टूडेंट्स इतने नालायक हो गए कि सिर्फ 20 मार्क्स टेस्ट में लेंगे? तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा डिमांड है कि MDCAT ट्रांसपेरेंट लिया जाए, ट्रांसपेरेंट इस तरीके से लिया जाए कि पूरे मुल्क में, जिस तरह उन्होंने PMC एक्ट में कहा हुआ है कि पूरे मुल्क में सेम टेस्ट मुनक्किद होगा, तो हम वही कह रहे हैं कि सेम टेस्ट पेपर पे लिया जाए, तहरीरी तौर पर टेस्ट लिया जाए, रिटर्न सही, ठीक। चले सर, थैंक यू सो मच। जी ये हमारे ठीक है। चलें जी, चलते हैं वापस। अब फिर से सीन ऑन है, सारे एक्टिव हो गए हैं, काफ़ी स्टूडेंट एक्चुअली ये सारे आए हुए हैं KPK से, काफ़ी अभी और आ भी रहे हैं, तो इसलिए ज़रा ये आगे पीछे जाते हैं फ्रेश होने के लिए। अब ये स्टूडेंट फिर वापस आना शुरू हो गए हैं। चलें जी, हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ये वो स्टूडेंट है, बल्कि स्टूडेंट नहीं, इधर आ जाइए, इधर ज़रा वॉइस नॉइस कम है। अच्छा मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि एक परसेप्शन बनाई हुई है कि जो नालायक स्टूडेंट है वही प्रोटेस्ट में आते हैं, तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल ये रख रहा हूँ कि ये वो बंदा है जो ऑलरेडी मेडिकल का स्टूडेंट है, राइट? आपका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है KMU में, ठीक है, एग्जैक्टली। चलें थोड़ा इस तरफ आ जाएं, उधर नॉइस भी कम होगी। अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि यहाँ लोग कहते हैं कि यार जो नालायक हैं वही आए हुए हैं, आप क्यों आए हुए हो, आप कितनी बार MDCAT दे चुके हो और क्या मार्क्स थे आपके, ये ज़रा शेयर करो ऑडियंस के साथ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सब स्टूडेंट को, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे आपको पता है PMC ने जो साल ब्लंडर्स किए हैं, एक तो ये कहे कि एक ब्लंडर बंदा कहे कि एक जो गलती है, एक जो इशू है, इन्होंने तो इस बार ब्लंडर्स किए हैं, ब्लंडर्स किए हैं। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि जब लास्ट ईयर इन्होंने खुद कहा कि हम एक सेंट्रलाइज पॉलिसी के तहत एक ही टेस्ट होगा पूरे पाकिस्तान में, इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने पूरे पाकिस्तान में 62 ऑनलाइन टेस्ट रखे, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो मेडिकल जो टेस्ट है वो ऑनलाइन हो। और इन्होंने जो 62 टेस्ट रखे, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप सबको पता होगा जिन्होंने टेस्ट दिए, मैंने खुद चुके टेस्ट दिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बाद में शेयर करूँगा। मैं ये कहूँगा कि जो हर टेस्ट है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, उसकी डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होती है, सब कुछ डिफरेंट होता है। इवन आज मैं आपको दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक आपको नहीं पता होगा, आज मुझे कंफर्म मुझे अभी न्यूज़ मिली है एबटाबाद से कि आज उन्होंने ये दूसरा ऑप्शन ऐड किया है कि पहले सिर्फ स्किप का ऑप्शन था, इस बार इन्होंने एक्सचेंज का ऑप्शन रखा है। फर्ज करिए आपको एक ऐसा मुश्किल आता है कि आप अगर वो आपको नहीं आता और आप ये समझ रहे कि आउट ऑफ कोर्स है, आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये एक्सचेंज का ऑप्शन आज आया है? आज टेस्ट तो इससे पहले जितने टेस्ट हुए हैं, इससे पहले कितने हुए? ये हमारे प्रोटेस्ट की वजह से, ये क्योंकि ये प्रेशर में आ चुके हैं ये सब। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज जो है आजकल में आखिरी टेस्ट चल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे पहले 30-35 सेशन कंडक्ट हो चुके हैं उसके इस तरह के। ये तो उनको तो ऑप्शन ही नहीं था। जिन्होंने क्यों रखा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि हम उनके ऊपर बहुत प्रेशर रखा हुआ है, असेंबली में बात हुई है, सेनेट में बात हुई इसके हवाले से। अब ये हमें बार बार जो है रिपोर्ट्स दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, बिल्कुल जो अंग्रेज़ों की जो कानून है उसके तहत। ये खुद वकील है ना लॉयर, आपको सबको पता होगा जो अली रज़ा है, ये खुद लॉयर है। आज जो ये ऑप्शन है, क्या ये रूल के मुताबिक क्या ये सही है? क्या एक स्टूडेंट को जो उसको ये ऑप्शन ही नहीं है और दूसरे स्टूडेंट को ये ऑप्शन आप दे रहे हो, और टेस्ट डिफरेंट है, डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट है, मुख्तलिफ टेस्ट हो रहे हैं। मतलब ये है कि मैं सिर्फ जो पॉइंट पे आता हूँ, मैंने खुद टेस्ट दिया, मेरे लास्ट ईयर 161 थे, अल्लाह के फजल 161 लास्ट ईयर थे आउट ऑफ 200।
आउट ऑफ 200 और मेरे 2 मार्च से मेरा एडमिशन नहीं हुआ MBBS ईटा में ईटा में ईटा में 158 2019 में रोल नंबर शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरे 158 ईटा 2019 में थे। मैं आपको रोल नंबर शेयर करूँगा, नाम ऐसे नंबर शेयर कर सकता हूँ। और 20 में 161 थे, इस साल इन्होंने 135 दिए। सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ और स्टूडेंट है। अच्छा 2019 और 20 में मार्क्स इंक्रीज होते रहे और अब जाके और कम हो गए। और कितने डिक्रीज हुए? 30 तक 35। मैं 190 में आपको यकीन दिलाता हूँ 190 तक मैं बिल्कुल श्योर था, क्योंकि मैंने फेडरल पढ़ा था, पंजाब पढ़ा था, सब कुछ मैंने पढ़ा था। और मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा, मेरा स्टूडेंट है, मेरा दोस्त है, उसके लास्ट 145 थे, इस साल सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स आए हैं। ये हंसने वाली बात है, सिर्फ 20 मार्क्स, पागलपन नहीं और क्या है। लास्ट ईयर उसके 145 थे, इस बार सिर्फ 20 मार्क्स 20 मार्क्स दिए। ये कैसे हो सकता है? दूसरा एग्जांपल मैं आपको उसका ले आऊँगा, उसके पहले उसने दिए मार्क्स जो दिए उसको सिर्फ और सिर्फ 43 मार्क्स दिए। जब उसने दोबारा उसको कॉल किया कि आप मुझे मेरे मार्क्स में रिजल्ट नहीं है, उसको 143 मिले। पहले 43 फिर 143। कसम से मजाक बनाया हुआ इन्होंने, बिल्कुल पागलपन है। और जब उसको ये इतना रूड इंसान है, बेगैरत इंसान है जो अली रज़ा, मैं हर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ सॉरी टू से, ये इनको इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये सारा कुछ और है, और ये कह रहे कि नहीं रिकंडर का भी कोई उस तरह वो नहीं है। अगर ये इतने ब्लंडर्स हुए, इतने मसले, तो आप रिकंडर से क्यों डरते हो? आपको क्या इशू, क्या मसला क्या है? अच्छा आपका अभी किस यूनिवर्सिटी में और कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, रेडियोलॉजी वहाँ से करूँ, सेकंड सेमेस्टर है। इवन मेरे 4 तारीख से मेरा एग्जाम भी चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है ना वहाँ से मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि जो है ना गलत हो रहा है, इशूज़ हो रहे हैं। इस इशूज़ को जो है ना हाल मुकम्मल ख़त्म करना है और मुतलबा है कि कैरी कंडक्ट हो जाए। ये शर्म वाली बात ये है कि इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, सब कुछ हो रहा है, ये ब्लंडर्स के ब्लंडर्स हो रहे हैं। आज जो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया, आपको पता नहीं था इसके बारे में, एक्सचेंज का ऑप्शन। हाँ, एक्सचेंज का ऑप्शन ये कब था? ये इन्होंने कब दिया हमें, जो पिछले टेस्ट हुए? मतलब ये एक्सचेंज का ऑप्शन है, आप एंडिंग चल रही है, 90% स्टूडेंट टेस्ट दे चुके हैं, उनके पास नहीं था। बिल्कुल। अब जो ये ऑलमोस्ट लास्ट 2-3 सेशन जो रह गए जिनके एग्जाम्स हैं उनके लिए है, तो ये तो फिर ऑलमोस्ट बाकी स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी है। 15 तारीख के बाद इन्होंने पासिंग रेशियो भी बढ़ाई है, इवन 20 से थोड़ा सा और बढ़ाई है। खुद जो मैंने स्टूडेंट जानता हूँ उनको अभी अच्छे मार्क्स मिले एज़ कम्पेयर टू पास्ट। ये क्या है, क्या पागलपन है? तो फिर वो जो एक क्लेम था कि ये कंपनी जो है जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, टेंडर लेने के 10 दिन बाद रजिस्टर्ड हुई है, तो ये इन ब्लंडर से तो अप्रूव होता जा रहा है कि ये कंपनी, इसका पास्ट में कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है रिलेटेड टू एमडी कैट, इसने कभी कुछ नहीं कंडक्ट किया हुआ। दैट्स वाई कि ये इसी तरह ही ब्लंडर्स कर रहे हैं जैसे फर्स्ट टाइम ले रहे हो। और ये तब मैं स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, हम यहाँ पे 4-5 दिन से, कसम से मेरे 4 तारीख को मेरे एग्ज़ाम है। आज भी डॉक्टर साहब ने खुद मुझे कहा कि आप रुक जाओ, क्योंकि हमने इंटरव्यूज़ वगैरह देने, सारा कुछ मैंने वो, क्योंकि कैसे मैं लीड कर रहा हूँ, मैं और डॉक्टर साहब। तो आज मैं इस वजह से उस सिर से मुझे कुछ गलत तरह मुझे मेरे कुछ ज़मीर मुझे इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता है कि ये सब क्यों हो रहा है। और दूसरी जो मेन ऑप्शन है उसकी तरफ आ रहा हूँ। इन्होंने एक दूसरा एडिशन किया है कि लास्ट ईयर की जो मार्क्स है वो भी इस साल वो काउंट हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट जिस तरह मैं हूँ, ये डायरेक्टली मुझे फ़ायदा है, लेकिन फिर भी मैं इसको हक में नहीं हूँ। ये रिपीटर्स के लिए, ये रिपीटर्स के लिए कि जिन्होंने लास्ट ईयर अच्छे मार्क्स लिए हैं वो भी एलिजिबल है कि वो अप्लाई करें। तो ये तो इन्होंने इस तरह, पता है किस तरह का इन्होंने रूल में कहा है कि जब आपको 20 में टेस्ट दोगे तो 20 और 2021 में दोनों टेस्ट में आप एलिजिबल हो। पीछे तो नहीं कहा है आपने, अब तो पीछे जा रहे हो। अब 2021 को पीछे किस तरह आप एलिजिबल कर सकते हो? मतलब 20 का जो है ना वो तो 21 में किस तरह पहुंच। आपने अपनी तो रूल ये कहा है कि इस साल के जो मार्क्स है वो 21 और 22 में एलिजिबल होंगे। आप 20 की तरफ जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, इसका क्या सीन है? सही। ये भी मतलब वो सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को, ताकि जो रिपीटर्स है वो मुतमिन में खुद मेरे अभी चांस भी बन रहा है अगर ये फॉलो किया जाए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, जो गलत है वो गलत है। 19 और 20 में आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे थे एज कम्पेयर टू 2021। मेरे मार्क्स मेरा नंबर भी शेयर कर सकता हूँ, तो वो मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं इसके खिलाफ, मैं आपसे मुखातिब था कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे नज़दीक, स्पेशली जो पिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट, स्पेशली यस, आप लोग आ जाए, ताकि जो कल हमारा मेन आखिरी इंशाल्लाह मिशन है, हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं आपको गारंटी कर सकता था, क्योंकि ये मसला जो है ना बड़ा जेन्युइन, बड़ा सीरियस इशू है। इसको आप हल्का ना ले ना। ये जो अली रज़ा जो बड़ा बेगैरत इंसान है, सॉरी टू से इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये बड़ा रूड इंसान है, इसको ये नहीं पता। ये बार बार कह रहा कि नहीं रिकंडक्ट, नो रिकंडक्ट। आप मुझे क्यों नहीं रिकंडक्ट कर रहे हैं? मैं आपको दलील, मैं आपको आर्गूमेंट्स पेश करता हूँ क्यों। लास्ट 2018 का मैं एग्जाम्पल दूंगा, ईटा का जो हमारा कंप्यूटर एग्जाम था, सिर्फ 4-5 एमसीक्यूज लीक हुए थे, पूरा टेस्ट रिकंडक्ट हुआ था। इन्होंने तो 9000 एमसीक्यूज लीक किए, 9000 एमसीक्यूज को खुद लीक हुए। और जो ये बात है कि इनकी वेबसाइट है कोई थी, एग्जैक्टली मेरे पास वो हमने शेयर किया हमारे पेज के ऊपर, चेक कर सकते हो। 9000 एमसीक्यू जो है ना वो शेयर हो चुके, और जो ऑनवर्ड जो इनके टेस्ट 9000 एमसीक्यू
पेपर में तो आते ही 200 हैं, 30-35 पेपर इन्होंने बनाए हैं, तो ऑलमोस्ट 100% पेपर शेयर हो गए। एग्जाम्पल भी दूंगा जो ऑनवर्ड जिन्होंने टेस्ट दिए उन्होंने ये इसको कंफर्म किया कि वाकई उसमें इसी बैंक में से मिसक्यूज आए हुए थे, रिपीट हो चुके थे। तो ये किस तरह मेरिट पॉलिसी है, मुझे ज़रा ये बताओ, मुझे कौन सी आ रही है, ये कौन सा मेरिट है, कौन सा मेरिट पॉलिसी है, मुझे बताओ कि 62 टेस्ट और एक मेरिट पॉलिसी। सो गाइस ये हैं ये सारे KPK से इधर आए हुए हैं, KP के KMU यूनिवर्सिटी पेशावर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। और वो जो पीछे मोइन पब्लिकेशन डॉक्टर मोइन है वो भी KP से इधर आए हुए हैं D चौक में। यू कैन सी दैट, ये रहा D चौक। और ये यहाँ कितने दिन से आप 5 दिन हो गए? 3 दिन हमने PMC के सामने हमने वो धरना दिया था, ठीक। 2 दिन यहाँ पे हो गए, 2 दिन यहाँ पे, 5वां दिन है। नहीं आप सैटरडे से हैं यहाँ पे? जी हाँ सैटरडे, ठीक। तकरीबन 4-5-3 दिन तो वहाँ पे हाँ एग्जैक्टली। वहाँ पे हो गए। तो ये तो तकरीबन मोर देन 1 वीक हो गया आपको ये स्टार्ट करते हुए। तो इंशाल्लाह ई शागिर्द और ACA सर मैं उसको रिक्वेस्ट आपके साथ है। स्टूडेंट से आप आ जाएं, आप ज्वाइन करें, 1 दिन के बाद इंशाल्लाह कल हमें रिस्पांस मिलेगा, इंशाल्लाह होपफुली ज़रूर रिस्पांस मिलेगा। इंशाल्लाह। पिंडी और इस्लामाबाद के जितने NMD कैट के स्टूडेंट्स हैं उनसे हम स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करते हैं कि आएँ D चौक पे। जी आपके साथ भी हो सकता है ये, अगर हमारे साथ हुआ है, मैं खुद मैं अपनी आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ, मेरे कैसे बहुत क्लियर है क्योंकि मैंने फेडरल पढ़ा था पंजाब। KP का मैं एग्जांपल दूंगा, मैं इस बात को मैं कसम तो मतलब वो नहीं है कि मैं कसम तो मैंने मोर देन 30 टाइम्स मैंने उसको रिपीट किया सिर्फ बायोलॉजी। इतना मैं 3 दिन में रिविजन करता था, इतनी मैंने उसकी स्पीड बढ़ाई थी, इतना गिरफ्त था मेरे। तो अगर मेरे भी में ये हाल है, सब स्टूडेंट का ये हाल है, तो आपके साथ भी हो सकता है। अपने हक के लिए निकलो, क्योंकि ये बात इमरान खान ने खुद हमें सिखाई है कि जब आपको हक नहीं मिलता आपको हक छीनना पड़ता है। इन्होंने खुद 124 दिन धरना दे के ये वही D चौक है, वही D चौक है। और उन्होंने खुद मेरिट की बनाई, क्या गया आपका मेरिट सिस्टम, मेरिट का तो अपने जनाजा निकाल दिया। जो 62 टेस्ट हो रहे हैं उनका मेरिट पॉलिसी एक है, ये किस तरह मेरिट है? अभी भी वो कुछ मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मतलब रिस्पॉन्स तो चलो मिल रहा है लेकिन आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? उसको तो जेल में होना चाहिए अली रज़ा को, ना सिर्फ उसको रिज़ाइन करना चाहिए, उसको जेल में होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह ब्लंडर्स किए, किस तरह अपनी जो रूल्स रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी की है। खुद इन्होंने 8वीं तरमीम में लिखा, पढ़ सकते हो 18 ऑफ एक्ट ऑफ PMC के, हम एक ही टेस्ट होगा, 1 नेशन 1 MD। कहाँ गया? बट इस बार तो 30 दिन होते हैं, महीने में 36 तो पेपर बनाए, 36 टेस्ट हुए हैं, राइट? 62 नहीं, मैं सितंबर की बात कर रहा हूँ। अगस्त और सितंबर 2 महीने में एग्जाम हुआ है, पूरे 2 महीने चलते रहे हैं। तो 1 MD कैट 1 टेस्ट वाला कोई सीन नहीं, वो भूल जाओ, ठीक। को एक मंथ एक्स्ट्रा मिलता है, रिलीफ मिलता है फॉर स्टडीज, और एक को जो है ना फर्स्ट में होता है, किस तरह पॉसिबल? एक बुक में से कितने MCQs निकाल लेंगे? इस तरह तो फिर यही है, डिफिकल्टी लेवल हर एग्जाम में चेंज होगा। किसी बच्चे को इजी मिल रहा है, किसी को टफ मिल रहा है पेपर, ठीक है। ये सीन चल रहा है 62 पेपर। टॉपिक्स की वजह से मैं अगर एग्जांपल दूंगा, फर्स्ट के केमिस्ट्री में टॉपिक है मोल का जो कंसेप्ट है, इसमें से तो जब आसान MCQs भी बनते हैं और बड़े टफ MCQs भी बनते हैं। अगर आपको उस पर नंबर ऑफ एटम्स की तरफ जाते हो, मॉलिक्यूल्स की तरफ, तो फिर टफ बनते हैं। और अगर सिर्फ शॉर्टकट करते हो तो इसमें से इन्होंने तो मोल से कितने MCQs बनाएंगे? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, कितने MCQs पॉसिबल है? अगर आपका एवरेज निकालोगे, इनको हज़ारों MCQs चाहिए, और इनको जो फिर बाद में अगर MCQs नहीं बचते फिर वो तो रिपीट होंगे। तो रिपीट होंगे क्या होंगे? लास्ट मीटिंग के टेस्ट उसके फेवर में नहीं आ रहा है टेस्ट, जिनका बाद में टेस्ट हो रहा है, अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो ये क्या इक्वलिटी है? क्या इक्वलिटी है? इक्वालिटी तो हो ही नहीं सकती यार, ये नहीं है हर बात में इक्वलिटी। इवन ये जो एक्सचेंज का ऑप्शन, जो नया ड्रामा इन्होंने खड़ा किया है, एक्सचेंज, वो भी लास्ट डेज में आके, जो मैं आपको बताता चलूँ, प्रोटेस्ट की तरफ अभी नमाज की ब्रेक है, सब नमाज पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई हम यहाँ खड़े होकर डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, एक्सचेंज का ऑप्शन अब आया है, तो जिसमें 90% बच्चे तो टेस्ट दे बैठे हैं। मोस्टली बच्चे होते हैं जिसको 5-6 MCQs नहीं आते, अब वो उसके पास तो एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं था। अगर होता तो हो सकता था कि वो 5-6 मार्क्स भी अचीव कर लेता। ये भी एक नेक्स्ट लेवल का ब्लेंडर है ये, इट्स नॉट अ जोक। 90% बच्चों को इस ऑप्शन से महरूम रखा है। अब एट द लास्ट मोमेंट आप ले आए हैं, विच क्लियरली डिक्लेयर कि यार ये मेंटली और ये इस तरह इनकी प्रैक्टिस नहीं है, इतने मेच्योर नहीं है, इन्होंने पहले टेस्ट कंडक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो तब ही इस तरह के ब्लंडर्स हो रहे हैं। सर ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको एग्जांपल, आपका ये जो सर्वर, आपको सर मुझसे बेहतर जानते होंगे, ये जो सर्वर होता है ये बड़ा डोन आर्जा होता है, इतने जो ज़्यादा स्टूडेंट में होता है। एग्जैक्टली। तो ये इतना टिप्स, इसको क्या इतना एक्सपीरियंस रहा है, इसका तो कुछ भी नहीं पता इनका। इंडिया, अगर इंडिया हमसे डेवलप, ये आप एडमिट करो, इंडिया हमसे डेवलप है, मेडिकल फील्ड में हमसे बहुत आगे है, इन्होंने क्यों ऑनलाइन टेस्ट नहीं रखा? चलो मैं पूछना चाह रहा हूँ, वहाँ भी तो कोरोना है, हमसे ज़्यादा कोरोना तो वहाँ पे है, वहाँ की आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए, SOPs तो वहाँ पे फॉलो करने चाहिए। इन्होंने क्यों टेस्ट रखा? क्योंकि उन्हें पता है कि ऑनलाइन में ये पॉसिबल नहीं है, एक दिन में पॉसिबल नहीं है, और अगर मोर दिन आप दिन रखते हो फिर टेस्ट से नहीं आता, डिफिकल्टी लेवल से पॉसिबल नहीं है। इन्होंने अगर एक टेस्ट रखा तो आपने क्यों 62 टेस्ट रखे? आपको
क्या मसला था, मुझे इस चीज़ का बताओ। इससे पहले सब कुछ नॉर्मल जा रहा था, कि कुछ ब्लंडर्स नहीं थे, टफ टेस्ट था, सबको पता होगा केपी का। सीसेस के बाद उसका वो टफ कम्पिटिटिव एग्जाम था, मैंने खुद वो भी दिया 2019 में। सही। वो टेस्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया, एक टेस्ट रखा। चलो अगर एक टेस्ट भी लाते हम अप्रिशिएट करते, चलो ठीक है। पहली बात तो ये कि सेंस में होना चाहिए, एक टेस्ट तब लाते जब एक सिलेबस होता सर। एग्जैक्टली। पूरे पाकिस्तान में अगर एक सिलेबस होता तब आप एक टेस्ट लाते। हमारा केपी का अपना है, फेडरल का अपना सिलेबस है, पंजाब का अपना है। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, बेलजू के स्टूडेंट में स्पेशली उनसे मुखातिब हूँ। वहाँ पे अर्थराइटिस का उन्होंने किया था कि जो अर्थराइटिस डिजीज़ है वो भी इसमें है, ठीक है, इंक्लूडेड है। हमारे केपी में अर्थराइटिस को सिर्फ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया कि जॉन डिजीज़ है और इसकी जो कॉज इफेक्ट ये बताया गया है। पंजाब में आप देख सकते हो कॉमन और कॉमन कौन सा है अर्थराइटिस, बैक्टीरियल कौन सी है, वायरल कौन सी है, वो पंजाब में उन्होंने एडिशन की है। केपी में ये किया गया है सिर्फ जो जिस तरह हमारा फेडरल की बात कर रहा हूँ, फेडरल में और केपी में तकरीबन सेम है, उसमें सिर्फ कॉज और इफेक्ट है। और एमसीक्यूज मैंने खुद देखे, मोस्ट कॉमन अर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस बुक की लाइन है पंजाब की, आप देख कर सकते, मुझे एमसीक्यूज आया हुआ है। ये एमसीक्यूज अगर केपी वाले ये कहाँ से पढ़े, अगर फर्ज करें वो उन्होंने तो खुद अपनी बुक्स पढ़ी होती, मैंने उन्होंने पढ़ा है। जो रिपीटर्स है वो तो पढ़ सकते हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट्स है जिनके पास टाइम कम है, जो मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वो क्या करें। क्योंकि जो मैंने बड़ा वैलिड एग्जांपल दिया, आप चेक कर सकते हो, जो अर्थराइटिस वाला एग्जांपल है सही। वहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए हुए हैं। पार्थिनोकार्पी एग्जांपल है, पार्थिनोजेनेसिस एग्जांपल है, पंजाब में है, फेडरल में केपी में नहीं है, फेडरल में भी है लेकिन पंजाब में ज़्यादा डिटेल से लिखा हुआ है। ये एग्जांपल मैं मुझे पता है, मैंने सारा कुछ पढ़ा है। दूसरी मैं एग्जांपल दूंगा, बायोकेमिस्ट्री में आप चेक कर, क्योंकि आप सारे स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में आप चेक कर सकते हैं, उसमें पॉलीमर्स का ऑप्शन है पंजाब में, एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, उसकी जो एग्जांपल्स है उसमें सब जो एग्जांपल है वो हमारी बुक में नहीं है, केपी में, फेडरल में नहीं है, लेकिन खुद मुझे एग्जांपल आया हुआ है वहाँ से। जो पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एडिशन पॉलीमर है, उसका मोलिकुलर वेट आया हुआ था 60,000, चेक कर सकते हैं, बुक की लाइन है, ये हमारे बुक में नहीं है। तो ये किस तरह टेस्ट हो गया, मुझे बताओ इस चीज़ का। इस बार तो कोर्स भी उन्होंने डिफाइन कर दिया था। हाँ बिल्कुल, उन्होंने डिफाइन किया, नेशन वाइड सब एक ही कोर्स होगा, उसके बाद भी आउट ऑफ कोर्स एमसीक्यूज। किस तरह बस लाते हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। मज़े की बात हुई है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये सारे यहाँ पे लोग बैठे हुए, स्टूडेंट बैठे हुए, के पेरेंट्स आए हुए, फीमेल स्टूडेंट आए हुए, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये फीमेल भी मोस्टली केपीके से स्टूडेंट आए हुए हैं अपने राइट्स के लिए। केपीके से हैं, आसपास जो है ना इलाहाबाद से भी है, इवन पीएमसी के जब हम धरना बैठे हुए थे, लाहौर से फैमिलीज आई हुई थी। इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इनको एहसास तक नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरा खुद एग्ज़ाम है 4 तारीख को, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब सेकंड सेमेस्टर आपके चल रहा है केएमयू में, 4 को एग्जाम है, फिर भी अपने ऐसा स्कॉलरशिप भी मैं उसका भी एलिजिबल हुआ हूँ, स्कॉलरशिप भी मुझे मिला है। नाइस। तो लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि गलत हो रहा है। मैंने खुद 2020 में के साथ मैंने क्राइटेरिया की भी मैंने आवाज़ उठाई थी कि क्राइटेरिया को भी चेंज होना, टेस्ट की जो परसेंटेज वेटेज है उसको ज़्यादा करना चाहिए, फिर भी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने उसके साथ भी प्रोटेस्ट किए हैं। अब रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ जमा होते जा रहे हैं। आ जाएँ, अब प्रोटेस्ट अगेन स्टार्ट हो गया। नमाज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो गाइस, ई शागिर्द और ACA अली कोचिंग एकेडमी, हम पूरा बाकी सबके साथ मिल के ज़ोर लगा रहे हैं। प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा है। अब यहाँ डी चौक में अभी ऑलमोस्ट हमें 4था दिन चल रहा है यहाँ पे। यहीं पे लोग लड़के सो रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं, यहीं दिन गुजार रहे हैं। चले जी, ये नमाज की ब्रेक ओवर हो गई। हर गुजरता दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जज्बे के अंदर और इजाफा करता है, हमें और बलबला मिलता है कि हम पहले दिन से लेकर आज तक PMC में होने वाली बेज़ाब्तगियों के खिलाफ जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो जिद्दोजहद जरूर कामयाब होगी। और हम पहले दिन से जो बार बार दोहराते हैं कि हम इंसाफ लिए बगैर यहाँ से वापस जाने वाले नहीं। अब कल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के साथ उनके प्रेसिडेंट डॉक्टर अरशद तकी के साथ 23 सितंबर को जो हमारी मीटिंग हुई थी,
जब हमने पीएमसी के बाहर पहले दिन अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया, अपनी स्ट्रगल का आगाज किया, तो जो पहले दिन हमारी उनके साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने पता नहीं उनकी मीटिंग हुई या नहीं हुई। बहरहाल कल एक प्रेस रिलीज पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से, यार ये जो साइड पे है ना, पहले आप इधर आए, एक्सक्यूज मी, ये बात जरूरी है, सारे इधर आए, आप आप बचा के ये जो बैठे आप खड़े हो जनाब खालिद, सारा दिन भी बैठे रहते हैं, अभी उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की कि एक स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ प्रेसिडेंट अरशद तकी की मीटिंग हुई। अरशद तकी की मीटिंग हुई और उन्होंने हमारी डिमांड उस लेटर के अंदर लिखी, उस प्रेस रिलीज के अंदर लिखी, जो प्रेस रिलीज इन्होंने जारी की। एक बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन वाले प्रेशर के अंदर जरूर हैं। ये जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसका एक तो रिजल्ट सामने आया कि वो प्रेशर के अंदर है, उन्हें प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी, अपना मौकफ जारी करना पड़ा, सर्कुलर जारी करना पड़ा जी के ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आके हमें मिल के गया है। एक चीज ये स्टेब्लिश होगी, और आपको इससे भी अगली बात बताऊं, ये घबराए हुए भी बहुत हैं। अभी मैं इसका पूरा पोस्टमार्टम करता हूँ, सुबह तो मैंने कहा था ना ऑपरेशन करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करता हूँ जो इन्होंने किया है। और मैं पता नहीं क्यों मेरा दिल इतना पुरुमीद क्यों है। बाद लोग हिम्मत छोड़ जाते हैं कि जी आज छठा दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ। जो झूठ होता है ना, और झूठा होता है, और जिसने पूरा एक जाल बनाया होता है, उसने अपने बचने की कई तरकीब भी सोची होती है। तो अल्लाह करे एक एक करके उनकी सारी तरकीबें भी खत्म होती जाएंगी और हम अपने मुतालबे को भी पूरा करवाएंगे। और इंशाअल्लाह इस माफिया से जो पीएमसी के अंदर बैठा है, जिस माफिया के खिलाफ वजीर आजम इमरान खान साहब बात करते हैं, मैं उनकी तवज्जो पीएमसी में बैठे माफिया की तरफ भी करवाना चाहता हूँ कि आपकी हुकूमत के अंदर अभी तक माफियाज का राज है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जैसे कौमी अदारे के अंदर भी एक माफिया बैठा है जिसने अपनी बड़ी जड़ों को फैलाया हुआ है। तो बहरहाल कल एक सर्कुलर आया, बड़े स्टूडेंट्स पहले भी जाते रहे, बाद में भी जाते रहे, बड़े स्टूडेंट्स पहले भी गए, आज भी गए हैं, अगले दिनों में भी जाते रहेंगे। उन्होंने किसी स्टूडेंट के लिए प्रेस रिलीज जारी नहीं की कि फलां वालिदैन आए, फलां स्टूडेंट्स आए। ये जो आपने उनके जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की है, वो मजबूर हुए कि अपना मौकफ दें, और घबराहट के अंदर उन्होंने अपना जितना भी मौकफ दिया, वो सारा मौकफ वो दिया जो इनके खिलाफ जाएगा इंशाअल्लाह। हम अपनी जो कानूनी जंग भी लड़ेंगे, हम अपनी जो जिद्दोजहद भी करेंगे, और जब किसी सतह पर जब हम आगे जाएंगे, तो जब किसी सतह पर टेबल टॉक होगी, तो इंशाअल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि ये जो इन्होंने कल प्रेस रिलीज जारी की है, ये इनके खिलाफ इंशाअल्लाह एक बहुत मजबूत केस बनाएगी। अब ये कहते हैं जी कि सबसे पहली बात जो इन्होंने पॉइंट लिखने के बाद जो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया, वो कहते हैं जी कि रिकंडक्ट नहीं हो सकता, जो आपका सबसे पहला और बेसिक मुतालबा है। वो कहते हैं जी रिकंडक्ट नहीं हो सकता। क्यों? कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड है।
वो कहते हैं जी कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट सेटिस्फाइड हैं, इसलिए रिकंडक्ट नहीं हो सकता। अगर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड हैं तो फिर हजारों की तादाद में सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड्स बनते हैं, ट्विटर के ऊपर जो 80-80 हजार ट्वीट्स होती हैं, 1 लाख से ऊपर ट्वीट्स होती हैं आपकी नाअहली के खिलाफ, वो मेजोरिटी है या कम लोग हैं? मेजोरिटी लोग तो वो है जो आपके पूरे सिस्टम से मुतमईन नहीं है, आपने जो टेस्ट कंडक्ट करवाया उससे मुतमईन नहीं है, आपके टेस्ट सिस्टम के अंदर जो फॉल्ट्स है उससे मुतमईन नहीं है। आप यहाँ पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं कि जी वो पूरा जो रिकंडक्ट इसलिए नहीं हो सकता कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं। और मैं ये उन स्टूडेंट्स को कहूँगा जो घरों में बैठे रहते हैं और कहते हैं जी हमारे हिस्से की जंग और स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं, बस वही लड़ते रहे। उनको खास तौर पर ये बात कहना चाहता हूँ कि आपके घरों से ना निकलने की वजह से, इनके खिलाफ आवाज बुलंद न करने की वजह से ये सेंटेंस इन्होंने लिखा है। मैं पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी कल कॉल दे चुका हूँ, कल 29 सितंबर 6 बजे तक यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचकर ये साबित कर दें। ये इनका नोटिफिकेशन, बाद लोग ये भी कहते हैं जी अब कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, हम उनके नोटिफिकेशन को फाड़ कर उनके मुंह पर इंशाअल्लाह ताला दे मारेंगे और हम अपनी जिद्दोजहद से बात नहीं आएंगे। बड़े बड़े मैदान सिर्फ इसलिए सर कर लिए जाते हैं कि वो लोग हिम्मत नहीं हारते। बाज़ औक़ात ये होता है जी कि मंजिल सामने नजर आ रही होती है, बाज़ औक़ात उसमें थोड़ी सी तवालत आती है, तो हम लोग चूंकि बेसब्रे लोग हैं, हम तवील जिद्दोजहद पर यकीन नहीं रखते, हम मुसलसल जिद्दोजहद पर यकीन नहीं रखते। हमने चूंकि ओवरऑल बहसीयत कौम एक मजाज बना लिया है कि अगर नाइंसाफी हुई तो कुछ लोग अगर आवाज बुलंद करें तो बस कुछ लोग ही करें, और बाकी लोग अगर आवाज बुलंद करते भी हैं तो एक हद तक जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं जी अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने आज सोशल मीडिया पर पढ़ा, कुछ लोगों ने मैसेजेस भी किए कि जी अब नोटिफिकेशन आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं उन्हें कहूंगा कि ये जो प्रेस रिलीज उन्होंने दी है, इंशाअल्लाह ये प्रेस रिलीज इनके खिलाफ एक मजबूत केस बनेगी। उन्होंने हर उस चीज की मुखालफत की, डटाई का मुजाहरा किया जो वो पहले दिन से कर रहे हैं, तो हमें पहले ही पता था कि वो ये कर रहे हैं। जब वहां से हम यहाँ आए थे डी चौक के अंदर, तो इसीलिए तो हम वहां से आए थे कि अब हमें पीएमसी से कोई उम्मीद नहीं है। जो पीएमसी से आप भी उम्मीद की तरफ देख रहे हैं तो वो खुद ही धोखा खा रहे हैं। यहाँ की इंतजामिया ने मुझे कहा अपने मुतालबात दें, मैंने कहा जी वजीर आजम तक एक्सेस है, उसने कहा जी वहां तक तो एक्सेस नहीं है। फिर मैंने कहा मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा कि हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं, चूंकि हम अपना मुतालबा वजीर आजम के पास लेकर आए हैं और अब आपका मुतालबा वजीर आजम के पास पहुंच गया है। ये आपके लिए आज की खबर है और इंशाअल्लाह कैबिनेट मेंबर्स के जरिए पहुंच चुका है, उनसे डिस्कस हुआ है। अब उसके ऊपर वो क्या डिसीजन आता है, सारी बात है वो अदारे से पूछेंगे, अपने तरीके से सारी चीजों को चेक करेंगे और उसके बाद वो जो भी फैसला करेंगे हम उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो फैसला हमें यहाँ बैठकर कल 6 बजे तक सुनना पड़ा तो यहाँ सुन लेंगे, वगरना इंशाअल्लाह कल हर सूरत हम वजीर आजम हाउस की तरफ जाएंगे। और आज मैं बार हम तो यहाँ से पीएमसी तो हम वहीं पे मायूस हो गए थे, हमें पता चल गया था ये झूठे लोग हैं
और ये इस कदर घबराए हुए हैं, भाई आपको क्यों, क्या जरूरत पड़ी है कि आपके जो फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, जिनके यूट्यूब चैनल्स पर जाकर आप इंटरव्यू देते हैं, डॉक्टर अरशद तकी साहब, आप उनसे मेरे खिलाफ वीडियोस करवाते हैं मेरे नाम ले लेकर। मैं आपको तकलीफ पहुंचा तो रहा हूं ना, मेरी तकलीफ आपको महसूस हो रही है, इसीलिए आप मेरे खिलाफ वीडियोस करवा रहे हैं। आप बातें कर रहे हैं जिसके ऊपर हद के इज्जत का मुकदमा करेंगे। तुम्हारे हद के इज्जत के मुकदमे को मैं जूते पर रखता हूं, कोई परवाह नहीं है मुझे। हमने सिर्फ ये सीखा है, ये चूंकि वकील है ना जी, ये जो नौसरबाज, ये वकील है वाइस प्रेसिडेंट पीएमसी का, ये जनाब कहते हैं जी हद के इज्जत करेंगे। तुम करके देख लो अभी हद के इज्जत, ये भी शौक पूरा कर लो। हम ना डरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ना घबराते हैं, और तुम्हारी हर बात का जवाब बहुत बेहतर अंदाज में इंशाअल्लाह ताला देंगे। जहाँ तुम मुकाबला करने आओगे, और अगर किसी अदालत में आमना सामना होगा, अल्लाह के फजल और करम से तुम्हें वहां जूते पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे तुम्हें। कहते हैं जी वो एक यूट्यूबर साहब है, मैं पहले तो उनका बड़ा एहतराम करता था, वो उस्ताद साहब है। आप अंदाजा करें, सारे स्टूडेंट्स एक तरफ, वो एक उस्ताद मोहतरम जिनका एक यूट्यूब चैनल है, जिसने यूट्यूब को अपनी कमाई का जरिया बनाया हुआ है। वो कहते हैं जी ये MSM का सदर स्टेज पे खड़ा होके, इसे बोलने की तमीज नहीं है। भाई कौन सी बोलने की तमीज नहीं है? तुम्हारे जिनके लिए जो तुम्हारे आका है, जिनके कहने पर तुमने ये वीडियो की, और तुम्हें उसके कमेंट्स के नीचे सारा जवाब मिल गया, लड़कों ने और लड़कियों ने और स्टूडेंट्स ने तुम्हें क्या जवाब दिया? तुम उनके कहने पर वीडियोस करते हैं जी, बोलने की तमीज नहीं। और जो पीएमसी ने तमीज दिखाई है वो हम सब ने देख ली है। 2 लाख स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल को तारीख करने की जो कोशिश की, वो हमने भी तमीज देखी है। तो इस नौसरबाज के लिए तो हमारे पास कोई रिस्पेक्ट नहीं। इस नौसरबाज, सुने, ये जो नौसरबाज है वाइस प्रेसिडेंट पीएमसी, इसकी हम बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। क्यों? इसने 2 लाख माओं का दिल ये कहकर दुखाया है कि ये नालायक बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, लायक बच्चे तो एहतजाज ही नहीं कर रहे। तो इंशाअल्लाह इनके खिलाफ हमारी ये जो जिद्दोजहद है, हमने इसे मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाना है। वो ये समझते हैं ये थक के चले जाएंगे, इनसे गलती होगी, धरने का ऐलान करके खुद ही उठ के चले जाएंगे। आपकी भूल है, इंशाअल्लाह आपको भगाकर ही अब जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। आपके खिलाफ जो लावा पकड़ा है, बिल्कुल मायूस ना हो, ये भी ना सोचें जी कि 30 तक हो जाएगा इंशाअल्लाह। 30 से पहले आर या पार करेंगे, हर सूरत करेंगे इंशाअल्लाह। शीशे के घरों में बैठकर महफूज नहीं हो, हम तुम्हारा पीछा करेंगे, पीछा कर रहे हैं, और तुम्हें मजबूर करेंगे। तुम हमारा मुतालबा रिकंडक्ट का हर सूरत इंशाअल्लाह ताला मानोगे, और फिर रिकंडक्ट हम पीएमसी से करवाने के हक में नहीं आइंदा के लिए। जब तक ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तब तक पाकिस्तान के अंदर फेयर टेस्ट कंडक्ट नहीं हो सकता। और इंशाअल्लाह हम अपने मुतालबे को भी मनवाएंगे, और जब तक एक सिलेबस नहीं होता पूरे पाकिस्तान के अंदर, तब तक ये प्रोविंशियल लेवल पर जैसे UHS KMU पहले कंडक्ट करते थे, उसी सूरत में ये कंडक्ट होना चाहिए, और इंशाअल्लाह उसी सूरत करवाएंगे। 18वीं तरमीम की तुम लोगों ने खिलाफ वर्जी की है, अपने ही पास किए हुए एक्ट की तुम लोगों ने खिलाफ वर्जी की है। हमें पता है कुछ लोगों को तुमने मैनेज किया हुआ है, हमें पता है अली रजा तुम्हारे पीछे कौन बंदा, अभी हम नाम नहीं लेना चाहते, कुछ हिकमत है, हमें सारा पता है तुम किसकी शय के ऊपर, किसकी दोस्ती की वजह से, जिसके तुम दोस्त हो, तुम इतराते फिरते हो, बदमाशियां करते फिरते हो। नौसरबाज इंशाअल्लाह तुम्हारा पीछा हम करते रहेंगे, और तुम्हें कैफरे किरदार तक हर सूरत पहुंचाएंगे। डॉक्टर अरशद तकी साहब, मैं अभी भी कहता हूँ वो कठपुतली है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, खुदा की कसम कुछ भी नहीं। वो अंदर से कमजोर बंदा है, कमजोर, वो दलेर बंदा नहीं है। उसको कठपुतली के तौर पे सदर बनाया हुआ है, और पूरे
सारे मेडिकल के मामला एक वकील साहब चला रहे हैं। अली रजा साहब, उनका क्या काम है जनाब? वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नायब सदर बने, आप किसी बार काउंसिल के नायब सदर बने जाकर, आप यहाँ पर आकर क्या कर रहे हैं मेडिकल कमीशन के अंदर? सिर्फ इसलिए कि आप एक हुकूमती बड़े खान साहब के करीबी दोस्त हैं। आपको नाम पता है उनका क्या है? क्या नाम है उनके? भला बोले ना जी, क्या नाम है? ऊंची आवाज में। आपको पता है मैं अभी नहीं बोलता, बावजूद नहीं बोल रहा क्योंकि हमने इनसे अपना काम करवाना है, ये वाला रिकंडक्ट करवाने वाला। ये ना वो गुस्सा कर दिया, लेकिन पता हम सब है, पता हमें सब कुछ है। जैसे वो एक तोता था ना, तोता, वो जनाब रास्ते में बैठा होता था, घर के बाहर पिंजरे में उसके मालिक ने रखा हुआ था। तो एक बंदा गुजरता था, वो उसे रोज बुरा भला कहता था कि तू बड़ा इस तरह है, तू बड़ा इस तरह है। तो एक दिन उस बंदे ने जनाब उस तोते के मालिक से शिकायत कर दी। उसने कहा जी ये जो आपका तोता है ना, ये जब गुजरता हूँ तो मुझे गलत गलत बातें कहता है। मालिक ने अपने तोते को डांटा कि भाई नहीं, आंदा नहीं इस तरीके से कहना। अगले दिन वो बंदा जब गुजरा, अगले दिन जब वो बंदा गुजरा तो तोता उसे ऐसे देखता रहा, ऐसे 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 उधर तक देखता रहा। उस बंदे ने जब पीछे मुड़ के देखा ना, तो तोते ने कहा समझ तू सारा कुछ गया है। जिसको हम कह रहे हैं ना, वो भी समझ सारा कुछ गया है। हिकमतन जो है ना, हम नाम नहीं ले रहे क्योंकि हमने इनसे काम लेना है, इसीलिए हम वजीर आजम साहब कहते हैं, मोहतरम इमरान खान साहब कहते हैं। वैसे चलें, ये फिर कल पे कुछ चीजें छोड़ देते हैं, अभी हम रखते हैं क्योंकि ये बात कि बैक डोर पे कुछ मामला चल रहे हैं इंशाल्लाह, और हमने अपनी सारी चीजें उनको दी हैं कि आप इसकी कोई इंक्वायरी कंडक्ट करें। ये ऐसे ही इतना शोर नहीं मचा हुआ, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर नहीं बैठे हुए, कुछ ना कुछ तो है ना जिसकी वजह से ये बेकरारी है। अगर बंदा हाथ पर ना हो और अगर बंदा सच ना कह रहा हो तो फिर बंदा इतना डट के खड़ा नहीं हो सकता। और फिर स्टूडेंट्स, बड़ी बड़ी सियासी जमातें, बड़े बड़े लोग इस तरीके से कई दिन सड़कों पर नहीं बैठ सकते अपने हक के लिए। तो ये जो स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान के तूल और से यहाँ पर आए हुए हैं, भाई वो हक पर हैं तो आए हुए हैं, वो सच्चे हैं तो आए हुए हैं। और इंशाअल्लाह मैं बार बार इस अज़म का अदा करता हूँ सिर्फ इसलिए कि आप भी दिल छोटा ना करें, अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखें। हमें सिर्फ अल्लाह की रहमत पर उम्मीद है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत और फजल से और अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह हम अपना मुतालबा जरूर मनवाएंगे। दूसरी चीज जो उन्होंने अपने कल की प्रेस रिलीज में कहा जी कि बच्चे जो कहते हैं जी वहाँ पे इंटरनेट के हमें मसाइल आते हैं, जो उनका जो नेटवर्क है उसके मसाइल आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पूरे नेटवर्क में इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं है। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके 20 सेंटर हैं, हर सेंटर का एक लोकल सर्वर है, आप वो जो 20 लोकल सर्वर हैं वो वहां से डाटा जब मेन सर्वर पे यहाँ पे मुंतकिल करते हैं तो आपके अब्बा जी का कोई जहाज है जिसके जरिए आप मुंतकिल करते हैं? वो कौन सी जरिए चीज है, किसके जरिए आप मुंतकिल करते हैं? आप बेवकूफ समझते हैं, आप समझते हैं सारे इनको पता ही नहीं है किसी चीज का। जब डाटा मुंतकिल होता है सर्वर का, वो किस तरीके से होता है, उसके अंदर जब होता है तो आपकी डेप्थ कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है जिसकी कीज के अंदर एरर है, वही एरर उस ट्रांसफर के दरमियान आते हैं और वहां पे डाटा करप्ट होता है। ये मैंने अच्छे सॉफ्टवेयर के जो इंजीनियर्स हैं उनके साथ डिस्कस किया। उन्होंने कहा जी कि जब इतने बड़े लेवल पर डाटा ट्रांसफर होता है तो डाटा करप्ट जरूर होता है। वो डाटा जब करप्ट होता है ये इसीलिए तो बाद बच्चे कहते हैं जी जीआरई का टेस्ट देते हैं, इधर सबमिट करते हैं, फौरन रिजल्ट आ जाता है। ये 30 मिनट किस चीज के लेते हैं? इस चीज के लेते हैं कि इनका सॉफ्टवेयर इस कैपेसिटी का ही नहीं है कि वो फौरन कैलकुलेट कर सके, उसके अंदर मसाइल आ जाते हैं। हम इंशाअल्लाह अदालतों के अंदर इसको प्रूव करेंगे, हमारे वकला सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को साथ लेकर जाएंगे और हम तुम्हारा कच्चा चट्टा खोलेंगे और इंशाअल्लाह तुम्हें पीएमसी से नौसरबाद फारिग करवाएंगे इंशाअल्लाह। अपने दफ्तरों में बैठकर जितनी मर्जी साजिशें कर लो, जो कुछ मर्जी कर लो, तुम्हारे खिलाफ जो तूफान उठ रहा है ना, और जो तूफान उठना है इंशाअल्लाह ताला अगले 1-2 दिन के अंदर, तुम्हें उसका अंदाजा ही नहीं है। तुम मजबूर हो जाओगे इंशाअल्लाह में हमारा हक देने के लिए।
हमने भी अभी अपने सारे पत्ते नहीं खेले, चूंकि आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया, क्या कहकर कि स्टूडेंट्स के सारे मुतालबात हम इसलिए नहीं मानते कि ज्यादा स्टूडेंट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर ज्यादा स्टूडेंट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप लोगों ने खुद कहा जी कि 2 लाख अभी हो गया ना, कुछ बच्चे रह गए होंगे, तकरीबन 1,60,70,000 बच्चों का एडमिशन हो गया। 23 तारीख तक तो बच्चे पास हो नहीं रहे थे, आप अंदाजा करें 23 तारीख तक बच्चे पास नहीं हो रहे थे। 23 के बाद एकदम से बच्चे पास होना शुरू हो गए, पासिंग रेशियो भी बढ़ गई। आपकी ये चालाकियां हमें सारी समझ आ रही हैं। इंशाअल्लाह स्टूडेंट्स का जम्मे गफीर कल यहाँ पर जमा होना है, अल्लाह के फजल करम से आना है यहाँ पर, और हमने तुम्हारे खिलाफ अब आखिरी हद तक जाना है। तुम हमारे गजब से अब बच नहीं सकोगे इंशाअल्लाह ताला। हम तुम्हें अपना मुतालबा मनवाने पर इंशाअल्लाह इस कदर मजबूर कर देंगे कि तुम्हारे वालिद साहब भी इसको आके करेंगे इंशाअल्लाह। फिर तुम कहते हो कि हम बुरी लैंग्वेज यूज करते हैं, तुम्हें ये 2 लाख बच्चों का दुख नजर नहीं आता? तुम इस कदर हट धर्म हो चुके हो, इसलिए तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए मैं जानबूझ के ऐसी बातें करता हूँ, और ऐसी बातें तब तक करूंगा जब तक हमें हमारा हक और हमें इंसाफ नहीं मिला। आप अंदाजा करें जितने स्टूडेंट्स आए यहाँ पर जो खड़े हैं, यहाँ पर जो बहनें खड़ी हैं, वो कहती हैं जी कि आउट ऑफ सिलेबस कोई एमसीक्यूज नहीं। वो नौसर बात कहता है कि जी एफएससी वाले रट्टा लगाते हैं, ये बच्चे रट्टे के आदी हैं और हमारे सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड हैं। तो मुझे बताएं ओ लेवल्स में कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी होती है नहीं होती? बताएं, बोले ना जी, होती है ना। वो कहता है ये बच्चे ज्यादा इसलिए फेल हुए हैं कि हमारे क्वेश्चंस जो सारे थे वो कंसेप्ट बेस्ड थे, कंसेप्चुअल थे, बच्चे उनको समझ नहीं सके, और सारे जो एमसीक्यू हैं वो सिलेबस के अंदर से। अब मुझे आप बताएं, ये जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, इनका पूरा जो हर टेस्ट है कम से कम कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे? बोले 30 से 50 के दरमियान बच्चों ने रिपोर्ट किए, कम से कम 30, 35, 40। वो कहती हैं जी हम यहाँ पर टॉपर्स बच्चे नहीं आते थे, जिनके जनाब 95% मार्क्स मैट्रिक के अंदर, जिनके 95% मार्क्स एफएससी के अंदर आए, जिन्होंने ओ लेवल में जनाब अच्छे ग्रेड एज लिए, इसके बावजूद वो ये कहते हैं जी कि ये बच्चे नालायक हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर। तो वो जो वहाँ पे नंबर आए हैं वो किस तरीके से आ गए हैं? अगर वो ज़हीन नहीं है तो 95% मार्क्स हमने तो कभी नहीं देखा कि जनाब एक एवरेज बच्चा कभी ले सके या नालायक बच्चा ले सके, सिर्फ ज़हीन बच्चा इतने मार्क्स लेता है। तो ये अब देखें इनके ढीठपन का आप लेवल चेक करें, इतने ढीठ इंसान है, इतने झूठे इंसान है, इतने दगाबाज और धोखेबाज हैं। जब हम मिलने गए और ये सारे मेरी सुनते हैं, तो ये जो सारी हम गुफ्तगू करते हैं ना, मजे की बात बताऊं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक हेयरिंग थी, वहाँ से मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने भेजा जी जाएं पीएमसी में। तो मुझे उन्होंने कहा जी आप पीएमसी में आए। मैंने कहा जी मैंने तो अब उनसे बात नहीं करनी, हमारा तो उनसे अब कोई मुतालबा ही नहीं है, क्योंकि मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने कहा है तो हम चले जाते हैं, वरना हमारा इनसे कोई मुतालबा नहीं है, हमें उनसे इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है। वो तो करप्ट है, उन्होंने करप्शन की है और अपनी उस करप्शन को छुपाने के लिए अब वो ढीठपन पे उतरे हुए हैं। तो बहरहाल जब ये वहां पर गए बच्चे, उन्होंने कहा यार ये इरफान यूसुफ कौन है? वो जो पीएमसी वाले इनसे मुज़ाकरात कर रहे थे, वो सिर्फ उन्होंने 2-3 मरतबा मेरे ही पूछे थे इरफान यूसुफ कौन है, इरफान यूसुफ कौन है? ऐसा ही है जी। ये जो गए हुए थे वो कह रहे हैं इरफान यूसुफ कौन है? आप भी थे। तो इसका मतलब है इरफान यूसुफ उन्हें तकलीफ तो दे रहे हैं ना जी, दे रहे कि नहीं दे रहा? क्यों कि हम तुम्हारे झूठ को यहाँ से खड़े होकर एक्सपोज करते हैं, हम तुम्हारे दोगले किरदार को यहाँ से खड़े होकर बेनकाब करते हैं, और इंशाअल्लाह तुम्हें यहाँ से हटवाने के लिए भी अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह हम सब। उसके बाद ये कहते हैं जनाब कि हम ये जो बच्चों के कंसर्न्स हैं हम पोस्ट एग्जाम एनालिसिस करेंगे।
तो जी पोस्ट एग्जाम एनालिसिस करेंगे बच्चों के इसके ऊपर। आपके जो पोस्ट एग्जाम एनालिसिस है उसे हमें कोई एतबार नहीं है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, तुम करो या ना करो। इंशाल्लाह हमने अपने जोरे बाजू के साथ अब ये अपना मुतालबा मनवाना है, हमें तुम्हारे से कोई उम्मीद ही नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ पर खड़ा होकर तुम्हारा पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, तुम्हारी प्रेस रिलीज का। और स्टूडेंट्स जो ये कह रहे हैं जी कि मायूस हो गए कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, उनको एतमाद दे रहा हूँ इंशाल्लाह कि सब कुछ हो सकता है यहाँ पर। अगर आप हिम्मत करें, अगर आप जुर्रत करें, अगर आप इस्तिकामत का मुजाहरा करें तो इंशाल्लाह हम इन्हें घुटनों पर ना सिर्फ गिराएंगे बल्कि अपना मुतालबा भी इंशाल्लाह ताला अच्छा जी। उसके बाद ये कहते हैं ये न्यूटन जो पीएमसी के अंदर बैठे हुए हैं, ये न्यूटन सारे जमा हो गए ना। हमने उन्हें कहा जी कि आप जिन जिन बच्चों को शिकायत हैं आप उनको लिए ओपन करें कि वो जाके अपना टेस्ट रीचेक कर सके। वो आपको एक एप्लीकेशन दे, आप एक डेट मुकर्रर करें, उस डेट के ऊपर जनाब वो वहां पर जाएं और जाके उसको रीचेक करें। ठीक है जी। वो कहते हैं जी रीचेकिंग जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होगी, यानी कंप्यूटर ही रीचेकिंग करेगा। और भाई आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर तो सवाल उठ रहे हैं कि उसकी कीज के अंदर एरर है। बच्चा कहते हैं 180 नंबर कंफर्म है, उसके 70 नंबर कौन खा जाता है? वो आपकी गलत जो रॉन्ग कीज हैं, जो आपकी कीज के अंदर एरर्स हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर एरर्स हैं, उसके वजह से जनाब वो जो 70 नंबर बच्चे के कम हो जाते हैं, 180 में से 110 नंबर आ रहे हैं। और आप कह रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होगा। ये तुम लोग पता नहीं कहां से न्यूटन बन गए हो। तुम्हारे सॉफ्टवेयर पर तो हम अदम एतमाद कर रहे हैं और हमने कहा था हर बच्चे को इजाजत दें कि वो जाकर चेक करे। और ये बात अरशद तकी साहब ने वहां पर एग्री भी की कि ये पॉसिबल है, ये हम कर सकते हैं। मैं कौंसिल से मशवरा करूंगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उस वक्त इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया और अब जनाब इस नोटिफिकेशन के अंदर ये इन्होंने लफ्ज डाल दिया है, तो हमें इसके ऊपर बिल्कुल भी जो है एतबार नहीं होता। हम आपके पूरे नोटिफिकेशन को फाड़ कर आपके मुंह पर अभी मारते हैं। आप अपना नोटिफिकेशन और अपनी प्रेस रिलीज संभाल के फिर कहते हैं जी हम इसलिए रीचेक नहीं करवाएंगे। आप अंदाजा करें इनकी ये पता नहीं मेंटली सिक लोग हैं, इनको अकल नहीं है, ये घबरा के पता नहीं इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब जब एक बच्चा अब जो आखिरी दिनों में बच्चे दे रहे हैं ना टेस्ट उनको पूरे एमसीक्यूज का पहले ही पता होता है। क्यों? एक बच्चा जब देख, एक तो इनका जो क्वेश्चन बैंक का जो लीक हो गया था, एक तो वो बात, दूसरी ये कि एक बच्चा जब टेस्ट दे के आता है उसके जहन में कोई 50, 55, 60 इतने एमसीक्यूज तो रह जाते हैं ना जनाब। वो आगे सारे वहां पे नोट कर देते थे एकेडमीज के जरिए जनाब। इनका तमाम जो है क्वेश्चन बैंक तो वो तो ऑलरेडी एक्सपोज हुआ है। आजकल जो बच्चे तैयारी करके जा रहे हैं एकेडमीज में और आजकल जिन बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं ये 2-3 दिन के अंदर, उनके पास तो सारे आपके 9000 क्वेश्चन बैंक में से तकरीबन सारे तो उनके पास हैं। और उन्हीं में से आज जिन बच्चों का हुआ, हमने तकरीबन बेशुमार बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा कि रात को जो मैं एमसीक्यूज देख रहा था, जो हमारे सर ने हमें लिस्ट दी थी, तकरीबन सारे एमसीक्यूज उसमें से आए। तो हम यही तो कह रहे हैं कि हर बच्चे को डिफिकल्टी लेवल एक जैसा नहीं मिला। आप कह रहे हैं जी हम बच्चों को रीचेक इसलिए नहीं करवा सकते कि जनाब हमारा जो क्वेश्चन बैंक है वो लीक हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है। आप हमें इसलिए नहीं दिखाना चाहते क्योंकि आप जानते हैं कि आपके टेस्ट सिस्टम के अंदर फॉल्ट है, आपकी कीज के अंदर एरर है, आपका झूठ पकड़ा जाएगा। इसलिए आप हमें ये सारा जो एक्सेस है रीचेकिंग की इसको ये देने से आपका असर है, इसलिए नहीं दे पाते। ये तो हमें पहला पता है कि आप झूठे हैं, आप मकार हैं और आप किसी भी तरीके से सारे सिस्टम से बचना चाहते हैं। इंशाल्लाह आप बच नहीं सकेंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा जी जो रिपीट
تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ جو ریپیٹر ہے نا جی ریپیٹر وہ اس کا جو پریویس ایئر کا رزلٹ ہے وہ اس سال بھی کاؤنٹ ہو سکتا ہے. اس سے جناب ریپیٹرز نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی کہ جی اب تو ہماری جناب موج لگ گئی اور ہمارا کیا اب تو انشاءاللہ ہم جناب ٹاپ پہ ایڈمیشن لے لیں گے. لیکن جیسے میں نے صبح کہا کہ اس کے اندر ایک ورڈ یوز ہوا. کیا ورڈ یوز ہوا ہے جناب؟ ایکویلنس انڈیکس. اس کا وہ کہتے ہیں جی فارمولا، یعنی پچھلے سال کے جو بھی ریزلٹس ہیں اس کو دیکھا جائے گا، اس سال کے ریزلٹ کو دیکھا جائے گا اور پھر ایک ایگریگیٹ بنے گا. اب وہ فارمولا کیا ہوگا جناب؟ اس کی کوئی انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ کس فارمولے کے تحت ہوگا. ہو سکتا ہے اس سال ریزلٹ دیکھ کر پچھلے سال کے جو 180 کے مارکس ہیں وہ کم ہو کے 160 ہو جائیں، 165 ہو جائیں، 150 ہو جائیں. یہ کچھ کنفرم ہی نہیں ہے. انہوں نے ایکویلنس انڈیکس کا ذکر تو کر دیا لیکن اس کا کوئی واضح روڈ میپ جو ہوتا ہے وہ نہیں دیا کہ کس طریقے سے یہ ہوگا. یہ صرف پھر دیکھیں یہ جو چالاکی انہوں نے کی یہ تقسیم کرنے کے لیے کی تاکہ اسٹوڈنٹس کی ایک جو بڑی تعداد، انہیں پتا ہے کہ میجورٹی ان سے خوش نہیں ہے، انہیں پتا ہے کہ میجورٹی ان سے خوش نہیں ہے. انہوں نے کہا چلے ریپیٹرز کو اس طریقے سے ان سے توڑ لیں. جو ریپیٹرز ہیں یہاں پر جو کچھ ہمارے دوست جو ریپیٹر ہیں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے، وہ رات کو آگے انہوں نے کہا سر اس دفعہ میرے 121 تھے، پچھلی دفعہ تو میرے 168 تھے. تو پھر میری تو موج لگ گئی. میں نے کہا بھائی ابھی صبر کرو، ابھی موج نہیں لگی، ابھی جب آپ کا یہ پورا فائنل ہوگا اور ایگریگیٹ بنے گا پھر آپ کو پتہ لگے گا. یہ صرف وقت گزارنا چاہتے ہیں، یہ صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں کہ ابھی جو ان کے خلاف احتجاج کے اندر شدت آ رہی ہے کسی طریقے سے اس کے اندر کمی آ جائے. تو یہ اس کو بھی ہم رد کرتے ہیں. یہ صرف اگر آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اگر آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ پہلے تو طے شدہ نہیں تھا، تو کیا آپ ریکنڈکٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ ری چیک کروانے کا فیصلہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ ہے اور آپ تو ہٹ درم ہے. آپ نے تو جناب ہٹ درمی کے بڑی ڈگریز لینی ہے، اس لیے آپ ہماری بات کو سننے سے قاصر ہیں. آپ ہماری بات کو سن ہی نہیں رہے تو ہم آپ کی اس پوری چیز کو نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں اور آپ کے پوری جو کل کی پریس ریلیز تھی میں پھر دہراتا ہوں کہ اس کو پھاڑ کر آپ کے منہ کے اوپر مارتے ہیں. جیسے میں پہلے کہتا آ رہا ہوں کہ ان سے چونکہ غلطی ہوئی اور انہیں اندر سے احساس ہے کہ ہم بہت بڑی غلطی کر بیٹھے اور اب صرف حد درمی کر رہے ہیں، تو ان کے اس پوری پریس ریلیز کا مطلب یہ تھا کہ بھائی اس سال کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ ہم جب تم سے مل کے آئے تھے اور جب وہاں سے ڈی چوک آئے تھے اور وہاں سے اٹھ کر یہاں پر آئے تھے، ہمیں اسی سال پتہ چل گیا تھا، اسی لمحے پتہ چل گیا تھا کہ اب تمہارے بس میں نہیں ہے، کیونکہ تم نے چوری بھی کی ہے، تم نے کرپشن بھی کی ہے، ٹیپس کمپنی کے تم لوگ خود ہی مالک ہو. ہر چیز انشاءاللہ بے نقاب ہونی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں ان پرسن انہیں بلایا گیا ہے ڈاکٹر ارشد تقی کو، علی رضا کو. تم جتنے مرضی اپنے مکاری کے جال پھیلاتے جاؤ، انشاءاللہ ہم اپنی جد و جہد سے، اور اب چونکہ تم مکاری پر اترے ہوئے ہو تو ہم بھی انشاءاللہ تمہاری اس مکاری کا بڑا زبردست جواب دیں گے اپنی جد و جہد کے ذریعے انشاءاللہ. یہ سمجھتا ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو پھر بنی اسرائیل والا کردار ادا نہ کریں جنہوں نے کہا تھا تم جانو حضرت موسیٰ کو اور تمہارا خدا جانے. ہم تو جناب یہاں پہ بیٹھے ہیں عیش و آرام کے اندر. اگر ناانصافی سمجھتے ہیں کہ ہوئی ہے تو آئیے اس ناانصافی کے خلاف آواز بلند کیجئے. یہ پاکستان ہے، یہاں پر حق ایسے نہیں ملتا. حق لینے کے
अब कल की हमने जो इनको डेडलाइन दी है, आप बड़ी तादाद के अंदर आए। अगर आप हजारों की तादाद में इंशाल्लाह जमा हो जाते हैं और कल एक दिन के लिए अपने घरों से निकल आते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं इंशाल्लाह कि हम अपने मुतालबे को कि रिकंडक्ट जो एमडी कैट को करवाना है इंशाल्लाह उसको करवाने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप सुस्ती करते हैं, हमने तो फैसला कर लिया है, हमने इनके मकरूज चेहरे को बेनकाब कर दिया है, इनकी मकारी को बेनकाब कर दिया है। हम अपने वादे के मुताबिक इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर हाउस हर सूरत चाहेंगे। अल्लाह के फजल किसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू। आप बड़ी तादाद में आएंगे। मैं कल भी बताया था ये इक़्तिदार की कुर्सी में बड़ा नशा होता है, जो भी आता है अपोजिशन में रहते और बातें होती हैं, इक़्तिदार में आकर जनाब उनके तौर तरीके और उनकी जो होती हैं आदतें ही बदल जाती हैं। तो माशाल्लाह इन्हें भी 3-3.5 साल तो हो ही गए हैं। वो जो नशा है ना वो सर को चढ़ा हुआ है, उस नशे को सर से उतारने के लिए अवाम की एक बड़ी तादाद की जरूरत है। अब मेरा मैसेज आपको यही है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये मत समझना कि कल जनाब इन्होंने आगे जाने का ऐलान किया है तो उधर हो सकता है जनाब, जारी बात है ये आगे जाएंगे तो हो सकता है वो आगे से मुज़ाहमत करे इंतजामिया। एक चीज मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम पुरअमन रहेंगे, हम पुरअमन हैं। सारी जिद्दोजहद को पुरअमन तरीके से यहाँ तक लाया और अब जब इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है तो वो भी इंशाअल्लाह पुरअमन रहकर हम उसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। हम इंशाअल्लाह हर सूरत आगे की तरफ जाएंगे। अगर कल तक इनकी तरफ से कोई वादे जवाब नहीं आता, अगर वादे जवाब ना आया तो हमने हर सूरत इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ना है, शारे दस्तूर पे जाना है, वजीर आज़म हाउस के सामने जाना है। ये मत समझना कि जनाब आगे से वो मुज़ाहमत करेगी इंतजामिया, अगर वो मुज़ाहमत करेंगे वो उनका काम है। इंशाअल्लाह हम पुरअमन तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और कल रात इंशाअल्लाह 6 बजे यहाँ से जो काफिला चलेगा वो वज़ीर आज़म हाउस के सामने जाके तब लेगा इंशाअल्लाह। मत डरना इनके जुल्म से, मत डरना इनके खौफ से, घर में मत बैठना। कल का दिन निकलने का दिन है, हर सूरत हर तालिब इल्म निकले। अगर आप नहीं निकलेंगे हम तो सुरखरू हो जाएंगे, ये गिरफ्तार करेंगे हम फिर भी सुरखरू हो जाएंगे, हम अपना मुतालबा बनवाएंगे फिर भी सुरखरू हो जाएंगे। मगर आपका ज़मीर जो नाइंसाफी के बावजूद घरों में बैठे रहेंगे, आपका ज़मीर आपको मलामत करता रहेगा कि हमने आपकी खातिर 6-7 दिन यहाँ पर दिन रात सड़कों पर गुजारे, यहीं पर सोए, यहीं पर भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, इनके जुल्म को बेनकाब किया, इनकी करप्शन को बेनकाब किया। हम इंशाअल्लाह हमारा ज़मीर मुतमईन होगा कि हमने नाइंसाफी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। जितनी माएँ बहनें आज भी आई हैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ, जो कल आएंगी उनको भी सलाम पेश करता हूँ, जितने स्टूडेंट्स आज हैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ, जितने स्टूडेंट्स कल आएंगे उनको भी सलाम पेश करता हूँ। अब फैसले का दिन है, अब अगर मजीद धरना कंटिन्यू करना हुआ वो यहाँ पर नहीं वज़ीर आज़म हाउस के बाहर जाके इंशाअल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे।